हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पेडागोजी की क्लास। इससे पहले आपकी दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये हमारी थर्ड क्लास है मैथ पेडागोजी की। ठीक है, आपको जो सीटेट का एग्जाम है आपके उसमें क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के देखने मिलते हैं मैथ के। बाकी आपके क्या आते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो भी बहुत इजी होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पे रखना है, पैडागोजी पर रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में तो हमें कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें अपना दिमाग लगाना है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपकी ईवीएस की, हिंदी की और आपकी क्या है साइकोलॉजी की भी पैडागोजी की क्लासेस करा दी हैं। उसके साथ साथ मैंने आपकी क्या है संस्कृत की भी क्लास स्टार्ट कर दी। यानी कि जो आपकी संस्कृत की पैडागोजी आती है उसकी भी मैंने एक क्लास ले ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो भी क्लास आप जाकर देख सकते हैं। तो फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, देखो जो पैडागोजी आपकी सीटेट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की आप ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम की रूपरेखा सन 2005 बल देती है। यानी कि एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है, आपका एनसीएफ वाला एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैंने एनसीएफ पे भी आपकी वीडियो बनाई है, वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे आपको 101% श्योर मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 से 3 हर साल। जो आपके एनसीएफ से क्वेश्चन जरूर उठता है। तो इसमें कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सन 2005 बल देती है, यानी कि वो कहती है। फर्स्ट ऑप्शन है कि गणित चयनित बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो एनसीएफ ने रूल रखा है, बताया है, उसने कहा है कि जो गणित है वो सिर्फ चयनित बच्चों को, यानी कि कुछ ही इंपॉर्टेंट बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बाकी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या एनसीएफ ने ऐसी बात रखी है। बी है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए है। जाहिर सी बात है, जो गणित सब्जेक्ट है आपको उसमें सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए होनी चाहिए, वो कमजोर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी बच्चों को हक है कि वो क्या है, गणित में सफलता पाना चाहिए। सी है, बच्चों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें बच्चों को गणित पढ़ाना है प्राइमरी में स्कूल में या अपर प्राइमरी में, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उनकी तार्किक गणितीय योग्यता की क्या पहले परीक्षा करनी चाहिए। तो देखो मैंने आपको इसके साथ में एक आरटीई का एक टॉपिक कराया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लास भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है किसी भी बच्चे की एडमिशन से दाखिले से पहले उसकी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ये गवर्नमेंट का रूल रखा गया है कि किसी बच्चे को जज नहीं करना है जब उसका एडमिशन करना है। तो फिर जब आप बच्चों को गणित पढ़ाने जा रहे हो तो आप उसे जज कैसे कर सकते हो। तो ये बात तो बिल्कुल नेगलेक्ट हो चुकी है आपकी। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती है। डी है, निम्न उद्देश्य के लिए गणित की अलग पाठ्यक्रम। यानी कि कुछ ही उद्देश्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, गणित का जो पाठ्यक्रम है उसे ही अलग बनाना चाहिए। क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने ऐसा कहा है। तो ये जो चारों ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल गलत है। जो आपका राइट आंसर है ना, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। राइट आंसर है हमारा बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए। देखो गणित सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है, एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है आपका, वो ये कहता है सारे बच्चे क्या करना चाहिए, बराबर से ही पढ़ाना चाहिए, उनको एक समान शिक्षा एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे वो गणित की हो चाहे वो किसी की हो। तो इसी बेस पर हमारा जो राइट आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप जरूर देख लीजिए, एनसीएफ की और आरटीई की क्लास जो है। मैं आपको पक्का प्रॉमिस बता रही हूँ, आपके इन दो टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएंगे सीटेट में। सीटेट का एग्जाम है कैसा एग्जाम है, जिसके क्या जो होते हैं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं उसके ही जैसे। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखने हैं, जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3, क्या कह सकते हैं इसे हम, 1/3, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के बच्चों से पूछा गया है। मतलब ये एक अध्यापक है, वो भिन्न पढ़ा रहा है अपनी कक्षा में बच्चों को। तो उसने लिखा है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, यानी कि इसके भिन्न लिखिए, कक्षा 4 के बच्चों से पूछा गया है ये सवाल। तो किसकी ओर संकेत करता है, यानी कि शिक्षक जब उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्या सिखाना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ए है उच्च स्तरीय मांग कार्य, यानी कि उच्च स्तर में पहुंचाने के लिए बच्चों को, क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया पर आधारित है। क्योंकि जो भिन्न हम पढ़ाते हैं बटे में करके सवालों को, वो समायोजन की प्रतिक्रिया पर आधारित है, इसलिए वो पढ़ाना चाहता है, इस बात पे संकेत कर रहा है। बी है निम्न स्तरीय कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रकम कार्य कौशलों की आवश्यकता होती है।
प्रकम्पकारी कौशलों का मतलब होता है कि देखो इसमें बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया जाता है कुछ पार्टों को। जो पार्ट कलर्ड होते हैं वो आपके ऊपर आ जाते हैं और जितने बॉक्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकम्पकारी कौशल की आवश्यकता होती है बच्चों को, इसलिए इसकी ओर संकेत करता है। सी है निम्न मांग कार्य, क्योंकि ये केवल रटने से है। देखो रटने वाली बात तो किसी भी क्वेश्चन में आ जाए ना तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपकी मैथ की पैडागोजी हो, ईवीएस की पैडागोजी हो या हिंदी की हो। अगर रटने वाली बात जैसे भी आ जाती है तो बिल्कुल ये क्या करना, आपको नेगलेक्ट कर देना इस आंसर को, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपसे उल्टा पूछा जाए इसका तब ये आंसर हो भी सकता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है समतुल्य भिन्न के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो समतुल्य, तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी है। ठीक है, बी कैसे हो गया, निम्न स्तरीय कार्य, यानी कि एक मतलब छोटा नॉर्मल स्तर पर कार्य बताया गया है कक्षा 4 के बच्चों को, क्योंकि इसमें क्या है, केवल प्रकम्पकारी कौशलों की आवश्यकता है। मैंने जैसे आपको बताया एक बॉक्स है उसमें हमने खाने बना दिए हैं, जिसमें क्या है, एक पार्ट मतलब एक पार्ट कलर और 3 पार्ट क्या है उसके बिल्कुल भरे मतलब खाली है। तो क्या हो जाएगा, ये एक समतुल्य भिन्न कहलाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपका बी हो गया। देखो पेडागोजी भी किसी की भी हार्ड नहीं है, बस क्या है, आपको क्वेश्चन के स्तर समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है। अगर हमने अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया और जान लिया कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमें आंसर से पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। जैसे कि अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। कहने का मतलब यह है जो एनसीएफ है सन 2005, वो अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। रचनावादी का मतलब होता है बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना, नई नई चीजों को सिखाना पर बल देती है, पर केंद्रित करती है। तो किस बात पर केंद्रित करती है ये, ए है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, यानी कि अगर हम रचनावादी बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं तो वो तो टीचर के द्वारा व्याख्यान और अनुदेशन होता है। बी है परिभाषा और सूत्रों को याद करना। देखो परिभाषा सूत्रों को याद नहीं करवाया जाता है। आप बच्चों को क्या करोगे, आपका पढ़ाने का दायित्व क्या है टीचर का, कि हम उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये है कि हमें ऐसा सवाल का हल निकालना है जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, उसकी क्या है, जीवन से जोड़कर हमें चीजों को सिखाना चाहिए, यानी कि उसके जीवन कौशल में जो चल रहा है बाहरी दुनिया से जोड़कर हमें उसे सिखाना चाहिए। सूत्र याद नहीं कराने किसी बच्चे को, सूत्र याद करा के वो क्या कर सकता है, कभी भी नहीं पढ़ सकता सूत्र, तो कभी भी वो भूल सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसे चीजों से जोड़कर जब सिखा देते हैं ना तो उससे क्या हो जाता है, उसकी मदद हो जाती है। तो क्या करना है, बच्चों को सूत्र याद बिल्कुल नहीं कराने, तो इस आंसर को तो आपको नेगलेक्ट कर देना ही है। फिर आता है आपका सी ऑप्शन, सी में है कि नियमित घर से काम दिया जाना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब यह टीचर को क्या है, अगर बच्चों को क्रिएटिविटी सिखानी है तो उसे क्या करना चाहिए, घर के लिए काम दे देना चाहिए बहुत सारा। तो क्या ये राइट आंसर हो जाएगा कि नियमित घर से काम दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एनसीएफ में साफ मना कर दिया गया है कि बिना बोझ की शिक्षा हमें बच्चों को सिखानी है, हमें उन पर बार्डन नहीं बनाना है, हमें जो भी काम कराना है स्कूल में कराना, घर से उन्हें काम दिया नहीं जाना चाहिए। देखो दो आंसर तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए, एक ये वाला हो गया और ये भी गलत हो गया है। अब पढ़ लेते हैं हम डी, ये भी गलत हो गया, व्याख्यान थोड़ी देर देगा टीचर। अब पहुंचते हैं हम डी पे। डी क्या है, गतिविधि में शामिल करते हुए बच्चों की सक्रियता, यानी कि क्रिएटिविटी में उन्हें शामिल कराना चाहिए। अगर आप कोई काम करा रहे हो उसमें बच्चों को शामिल करो और बच्चों को क्या सक्रिय होना चाहिए, बच्चा क्या होना चाहिए वहां पर, एक्टिव होना चाहिए। जब वो एक्टिव होगा तभी तो सीख पाएगा किसी चीज को। यही तो कहता है एनसीएफ के, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाना चाहिए ताकि वो क्या रहे, एक्टिव रहे, इन्वॉल्व रहे, तभी तो वो सीख पाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। देखो तीन ऑप्शन को गलत को चुन लो तो चौथा हमारा आंसर सही निकलता है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है पेडागोजी में। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, इसमें पूछा क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक, क्या है क्वेश्चन में, कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, यानी कि एक अध्यापक है जो क्या करना चाहता है, क्षेत्रफल पढ़ाना चाहता है बच्चों को, ठीक है, और उसे सिखाना चाहता है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसे सबसे शुरू में बच्चों को क्या करवाना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को ज्ञात करना। देखो फिर अगेन वही वाली बात आ गई है, सूत्र ज्ञात नहीं कराने भाई, छोटे बच्चे कैसे सूत्र ज्ञात कर लेंगे। आप बातों, आप प्राइमरी बच्चे हैं, चाहे प्राइमरी बच्चे हैं, अगर मान लो अपर प्राइमरी में होता तो चल भी जाता, लेकिन प्राइमरी बच्चों को सूत्र याद करा देंगे तो वो कहाँ तक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता।
फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर आता है बी, बी है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से क्षेत्रफल को समझाना। देखो ये क्या है, हथेली जो हमारे पाम होता है उसे दिखा करके हमें क्षेत्रफल निकालना है कि भाई देखो इसकी चार दिशाएं दे रखी हैं, और ये पत्ते को दिखाकर उसका क्या करना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। ये पेंसिल की मतलब लंबाई को बता करके, चौड़ाई को बता करके हम क्षेत्रफल बता सकते हैं। नोटबुक को दिखाकर हम क्षेत्रफल पढ़ा सकते हैं। क्या हो रहा है, इसे बाहरी दुनिया से जोड़ रहे हैं बच्चों को, ताकि क्या उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। तो और क्या हो रहा है, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से क्षेत्रफल को समझाना। जब हम एग्जाम्पल दिखाते हैं ना बच्चों को, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जो उनकी आसपास की चीजें हैं जो वो यूज करते हैं, उन्हीं से ही उनका क्या है समझाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, फिर भी हम सी पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन पढ़ लें, हो सकता है इससे बेहतर भी कोई आंसर दे रखा हो, हमें बेहतर पे ही तो पहुंचना है। तो सी है, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए। देखो सूत्र फिर भी नहीं करना है, सूत्र करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करवा देंगे और उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करवा देंगे। तो ये भी नहीं करवा सकते, ठीक है, सी भी नहीं करवा सकते। फिर आता है डी है, डी है इकाई वर्ग गणन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इकाई वर्ग से नाप करके उसके क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करवा देना। तो ये भी नहीं हो सकता। मैंने आपको अब हम सटीक आंसर पे पहुंच गए, क्या है हमारा बी ऑप्शन, बी बचा, तीन तो हट चुके हैं। इसमें क्या, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि को विभिन्न वस्तुओं की सहायता से बच्चों को समझाना। और इससे क्या है, बच्चों को आराम से सिखा सकती हो। अब देखो टीचर होता है पढ़ाता है, डस्टर होता है उसे दिखा देगा, नोटबुक दिखा देगा, बेटा देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई, तो बच्चे क्या आसानी से सीख लेंगे। सूत्रों से कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसमें एक एक क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास अटेंड कर सकते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकती है इस क्लास से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 5, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। देखो अभी क्षेत्रफल को सिखाया था, अब क्या कर रहा है टीचर, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए, यानी कि अब भिन्न सिखाना चाहता है बच्चों को। भिन्न क्या होती है, 1/2, 1/3। ठीक है, अवधारणा को परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि कैसे सिखा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है, उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान करना। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया था उसमें यही तो बताया था, जो बच्चों के आसपास की चीजें हैं उनसे भिन्न भागों की पहचान करवा दो। ठीक है, कि बच्चों देखो ये बॉक्स है, इसमें 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में से 2 पार्ट फिल हुए हुए हैं, तो वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और बाकी जो बॉक्सेस होते हैं सारे नीचे आ जाते हैं। तो आसपास की चीजों से क्या कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। फिर भी हम अपने और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वैसे ये ठीक लग रहा है। बी है, विभिन्न भिन्नों से अंश और हर की पहचान कराना, यानी कि बहुत सारी भिन्नें दिखा देते हैं बनाकर बच्चों को, 1/2, 1/3, फिर उन्हें अंश और हर के बारे में बताकर तब उन्हें सिखाया जाए। सी है, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, यानी कि जो संख्या रेखा पटरी आती है उस पे भिन्न का पता लगा सकते हैं। डी है, A/B के रूप में भिन्न को लिखना, तो सिखा सकते हैं। तो आप बताइए इसमें राइट आंसर किसकी ओर जा रहा है। देखो मैंने ये बात बता दी थी, अंश और हर नहीं बतानी है, क्योंकि हमें क्या है, उन्हें उनकी जीवन लाइफ से जोड़कर सिखाना है। अंश हर तो वो जब जानेंगे जब वो भिन्न को जान जाएंगे कि भिन्न बनी कैसे है, तभी तो अंश और हर में डिवाइड करेंगे। संख्या रेखा पर बताना, अगेन वही वाली बात हो गई, A B के रूप में व्यक्त कर देंगे तो कौन सी भिन्न समझ में आ जाएगी उनको। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखो अब आपको क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के पता चल रहा होगा कि हमें राइट आंसर तक कैसे पहुंचना है। हमें बच्चों के बारे में जो भी आसान तरीके से सिखा सकते हैं वही यूज करनी है। आप एक टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, ये डजेंट मैटर कि आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हो या आप प्राइवेट टीचर बन रहे हो। देखो टीचर का मतलब होता है बच्चों को सिखाना। ठीक है, देखो अच्छे बच्चों को हम आगे बढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जीरो बच्चे से जो प्राइमरी बच्चे होते हैं वहां पर आपको पता है वो बच्चे कैसे सीखते हैं, कितनी मुश्किलों से उनका एडमिशन होता है और वो बच्चों को कैसे होते हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें जीवन लाइफ से जोड़ करके सिखाना है। तो यही हमारा बेहतर आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही है तो इसे आप शेयर जरूर करना, ठीक है। 6 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। देखो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन मिल गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बताओ एनसीएफ से आपका क्वेश्चन हर साल आता है, आप प्रीवियस ईयर भी उठाकर देख लेना।
ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क एक तरीका है। यानी कि एनसीएफ भी मानता है जो गणित में चिंतन, ठीक है, और तर्क, देखो रीजनिंग लगाते हैं हम, बट गणित में क्या अपना दिमाग हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, बाकी चीजों में हम याद कर लेते हैं, लेकिन गणित में क्या होता है, हमें जोड़ना घटाना सब और भाग करना, तो इसमें क्या होता है थोड़ा तर्क लगाना पड़ता है, का एक तरीका शामिल है। तो कौन सा तरीका इसमें शामिल है वो बताना है। फर्स्ट है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, यानी कि बच्चा का खोजबीन करेगा। जैसे कि अब टीचर बोल दे कि बेटा आपको 14 का टेबल लिख कर लाना है, या फिर आपको एक सवाल दे दिया जाता है कि बहुत सारा मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है उसके आंसर को। तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना चाहिए। संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना। संकल्पनाओं का मतलब ये होता है जो इक्वेशंस होती हैं, जोड़ना घटाना होता है, उनको वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। बी पढ़ लेते हैं अब अपना। बी है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना चाहिए। यानी कि जितनी पाठ्य पुस्तक हैं उनका दोबारा दोबारा लिखवा के क्या करना, अभ्यास कराना चाहिए, ताकि उनको गणित अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। पाठ्य पुस्तकों से ही निर्भर नहीं होता बच्चा, ठीक है। जो कॉपी किताबों में लिखवा दिया कि सिर्फ वही बच्चे के जीवन में काम आ सकता है गणित में, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो सी देख लेते हैं। सी है बच्चों को बहुत सारे सवाल देना। बिल्कुल गलत है। सवाल दे दोगे तो क्या उसे गणित आ जाएगी? बच्चों के लिए विशेष कोचिंग, कोचिंग करा दो। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप ही कॉन्सेप्ट अच्छा कर दोगे तो बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं होगी। जब वो खुद से अपने काम करना सीख जाएगा तो कोचिंग सेंटर की तो कोई जरूरत ही नहीं होती। और वैसे भी प्राइमरी बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजना कौन सी तरीका है। तो दो तो हमारे हट चुके हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन, ये भी मैंने गलत बताया, ये होता नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन बताया, क्या है? ए। क्या है? बच्चा खोजबीन उपागम का प्रयोग करिएगा। देखो उपागम का मतलब क्या होता है, एक तरीका होता है अपने आंसर तक पहुंचने का। यानी कि अगर जो हम काम करना चाहते हैं उसके लिए तत्पर हैं तो उसे उपागम कहा जाता है। ठीक है। अब देखो बच्चे खोजबीन, उपागम का मतलब क्या, वो खोजबीन करेगा, जो वो ढूंढना चाहता है वो अपना पूरी कोशिश करेगा, प्रयोग भी करेगा, जोड़ भी लगाएगा, एक सवाल दे दिया घटाएगा भी, बस उसे क्या आंसर तक पहुंचना होता है, इसलिए। और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे वास्तविक जीवन से जोड़ दोगे तो भी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वर्ड है ना आपका, एक कीवर्ड है वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगर ये कीवर्ड आपका किसी ऑप्शन में मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा आपके चांसेस चांसेस होते हैं 100% कि आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, हो ही जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। 7 में कहा है कि पैटर्न की पहचान करना। जैसे पैटर्न दिया जाता है ना, कुछ एक कलर का होता है, एक येलो कलर का, एक पीले कलर का, ऐसे पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या की एक अनिवार्य हिस्सा है। यानी कि हम प्राइमरी स्तर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं बेटा आपको पैटर्न पहचानना है और उसे पूरा करना है, ठीक है। जैसे जंबल वर्ड भी दे देते हैं हम लोग, है ना, या फिर एक तालिका आती है उसमें बहुत सारे अलग अलग शब्द होते हैं और बच्चे क्या करते हैं उसको मिलान करके एक अक्षर को पूरा कर लेते हैं, जैसे कमल, कलम, खरगोश, ऐसे मिलाकर जो आता है सुडोकू की तरह का जो होती है तरीका, आपने देखा होगा। छोटे छोटे बच्चों की बुक्स उठाना और उसमें देखना, ईवीएस वगैरह बुक्स में भी हिंदी में भी दे रखे होते, पूरा बॉक्स बना हुआ होता है, खांचे बने हुए होते हैं और उनको मिलाकर पूरा करके एक शब्द बनाना होता है, ठीक है। तो क्या पैटर्न की पहचान करके उसे पूरा करना होता है। तो इसमें बच्चों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, मतलब पैटर्न को पहचान करवा रहे हैं तो क्या उनकी तार्किक शक्ति को बढ़ा रहे हैं हम। तो क्या प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं? ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। बी पढ़ लेते हैं। सुडोकू पहेली को हल करने में बच्चों की सहायता करना। देखो सुडोकू की जो मैं आपकी बात बता रही थी वही है। आप बच्चों की किताब में भी देख लें, वरना आप न्यूज़पेपर में जरूर देखते होंगे। न्यूज़पेपर में डेली एक सुडोकू आता है, जिसे क्या करना होता है, फिल करना होता है, उसमें अक्षर को जोड़ करके एक मतलब कि अक्षर बना लेना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पैटर्न की पहचान करी जाती है, पहेली को हल करने में बच्चों की सहायता करना। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है इसकी रिकॉर्डिंग। अब सी पढ़ लेते हैं फिर भी। ये बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्या है रचनात्मकता? हाँ देखो ये बात तो ठीक है, बच्चा जब कुछ बना रहा है तो वो रचनात्मक हो रहा है, क्रिएटिविटी जाग रही है उसके अंदर, ठीक है, ये भी है। और संख्याओं की विशेषता को समझने में उसकी सहायता करता है। हाँ ये बात भी ठीक है, देखो कि विशेषता को समझने की सहायता करता है। ये क्वेश्चन भी मतलब जो ऑप्शन है हमारे, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब पढ़ने में, ठीक है। फिर भी हम डी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार मैं डी देख लेती हूँ। डी में लिखा है आपका, एक सेकेंड। डी लिखा है कि बच्चों में कलात्मक गुण को विकसित करना।
देखो कलात्मक गुण भी, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। देखो बच्चा सीख रहा है तो कला भी तो सीख रहा है ना एक तरीके से, ठीक है, अच्छी बात सीख रहा है। तो वैसे देखो ये तीनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें अपने बेस्ट ऑप्शन में पूछना है। हम कंफ्यूज कब होंगे, जब हमें मिल जाएंगे चारों ऑप्शन अच्छे, लेकिन हमें बेस्ट पे सीखना है। देखो अब पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पैटर्न के बारे में। क्या पूछा गया है? पैटर्न के बारे में। पैटर्न की पहचान करना और पूरा करना। क्या है? पैटर्न की पहचान करना और पूरा करना प्राथमिक स्तर में गणितीय पाठ्यचर्या की किसका अनिवार्य हिस्सा है, इसके रिकॉर्डिंग। तो पैटर्न की बात हो रही है ना, तो देखो अगर सी देखें तो इसमें बच्चों को रचनात्मक, वो बात भी ठीक है। संख्या सीख रहा है, ये भी ठीक है। इसमें कला सीख रहा है, ये भी सीख है। लेकिन पैटर्न का जिक्र तो नहीं आ रहा। संख्या सीख रहा है, वो बात समझ में आई, लेकिन हमें पैटर्न पकड़ना है। तो पैटर्न कहाँ मिल रहा है? हमें सुडोको में मिल रहा है। सुडोकू पहेलियों को जो अगर हम बच्चों को हल कराएंगे तो क्या होगा, इससे पैटर्न की जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों का क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है। क्योंकि बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पैटर्न की और पूछा हुआ है। तो बच्चों की हम जब मदद करेंगे तो बच्चों को सीखेंगे और उसे कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? हमारा बी हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमारा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक ज्ञात हुई, यानी कि भिन्न पढ़ा रहा है बच्चा, टीचर बच्चों को कक्षा में। तो उन्होंने ये भिन्न प्राप्त करी है पढ़ाते समय कि 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन, यानी कि 2/5 बच्चों ने लिखा है। इस त्रुटि में शिक्षक को क्या उपचारात्मक करना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक एक कक्षा में पढ़ा रहा है भिन्न। भिन्न पढ़ाने के बाद में उन्होंने जब क्वेश्चन दिया बच्चों को, 1/2 लिखा प्लस 1/3 लिखा और बराबर का साइन लगा के इज इक्वल टू में, तो बच्चों ने आंसर दिया है 2/5। अब ये तो त्रुटि हुई है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि इसमें त्रुटि हुई है। अब टीचर भी जान चुका है कि इस त्रुटि में शिक्षक को क्या उपचारात्मक करना चाहिए। उपचारात्मक का मतलब होता होता है कि देखो, पहले निदान करना चाहिए। पहले निदान होता है, निदान मतलब है बच्चों की गलती को उसने जान लिया कि बच्चों ने गलती की। अब वो उपचार ही तो करेगा बच्चों का, यानी कि देखेगा कि इस आंसर को वो कैसे सही कर सकता है, क्योंकि 2/5 इसका राइट आंसर नहीं है। तो अब टीचर को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है, लासा की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। बी है, बच्ची से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे, यानी कि बच्चों से कहे कि वो अधिक से अधिक मतलब अभ्यास करें तो वो सीख जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस से थोड़ी ना सीख जाएगी, जब उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा भिन्न का तो वो कैसे प्रैक्टिस कर सकती है। क्योंकि हम देखो प्रैक्टिस वहां होती है जहां हमें चीज पता चल जाती है। आपको मैं कहूँ, बच्चों को आपने जोड़ के सवाल सिखा दिए, तब आप उसे और सवाल देखो तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, अगर उससे आ जाता है तो। अगर उससे आता ही नहीं है तो प्रैक्टिस कराने से भी क्या फायदा है, ठीक है। सी है, कुछ नहीं करना है, बच्चे जैसे ही बड़ी होगी वे समझ जाएंगे। ये कौन सा तरीका हो गया, यानी कि जब बच्चे खुद बड़े हो जाएंगे तो खुद सीख लेंगे, तो फिर टीचर क्यों रखे जाते हैं, टीचर का फिर दायित्व क्या हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका ए। ए है कि लासा की अवधारणा को समझाते हो। जब एलसीएम पता होंगे बच्चों को तभी तो हम एलसीएम करके वो आंसर निकाल पाएंगे कि भाई इसका एलसीएम ऐसे लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ। नाइन्थ में पूछा गया है कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए, यानी कि उसे आकार पढ़ाना है बच्चों को कक्षा में, और ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि यानी कि वो आकार बढ़ाना चाहता है। जैसे कि आप मान लो एक इमारत है, उसकी आकार इतना होता है, या फिर कोई स्कूल है, उसका जो आकार है वो इतना होता है, तो उसके लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि तो वो क्या चाहता है, मैं आकार पढ़ाऊं बच्चों को और घुमाने के लिए बाहर ले जाऊं, चीजों को दिखाऊं कि ताजमहल का आकार कितना है, कि लाल किले का आकार कितना है। तो योजना बना सकता है, क्योंकि कैसे बना सकता है, इसका रीजन क्या है बनाने का। तो ए है, आकार की वस्तुकला का अभिन्न अंग होते हैं, यानी कि जो आकार होती है वो वस्तुकला जो वहां पर दी जाती है उनका अभिन्न अंग होते हैं। और इस तरह के भ्रमण से सभी विषयों को बढ़ावा मिल सकता है। देखो ये बात तो ठीक है, सारे विषयों को बढ़ावा मिल सकता है, इसमें आपका पता है ईवीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
हिस्ट्री में आपने देखा होगा अधिकतर क्या होता है, मेन्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं बच्चों को, मस्जिद वगैरह दिखाए जाते हैं, ताजमहल दिखाई जाती है, लाल किला दिखाया जाता है, बहुत सी चीजें दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चों को ना सिखाने में बढ़ावा मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि सभी विषयों को बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो जाए, या फिर आपका ईवीएस का सब्जेक्ट हो जाए, या फिर आपका मैथ का सब्जेक्ट होता है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं आकार के बारे में। तो सारे सब्जेक्ट को क्या है, अगर हम सारे सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ाएं तो बच्चों को तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर बी है कि भ्रमण से अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाता है, मतलब घुमा के सारा पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं, ऐसा कहाँ से हो सकता है। यानी कि जितनी बातें लिखी हैं किताब में, सारी कहानी लिखी है, हम घुमाने ले जाएं बच्चों को, तो क्या सारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा? देखो ये बात तो गलत है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे काम भ्रमण से हो जाएंगे। फिर है सी, ये गणित की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश है, मतलब कि हाँ ये सही है, बच्चों को पढ़ाओ मत, छुट्टी के लिए घुमाने ले जाओ, तो ये अवकाश हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल मतलब गलत ही, निगेटिव है। देखो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता आंसर। फिर डी है, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई के द्वारा अनुशासित किया गया। हाँ ये बात ठीक है, सीबीएसई ने बोला है कि बच्चों को घुमा सकते हो, क्योंकि हमें सिखाना है बच्चों को। ठीक है, लेकिन इससे आकार का तो कोई लेना देना नहीं है ना। वो तो टीचर जो ले जाना चाहता है घुमाने के लिए, वो आकार पढ़ाने के लिए लेके जाना चाहता है, तो सीबीएसई का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका तो कोई बात हो ही नहीं सकती, तो आपको जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, ए कैसे, आकार की वस्तुकला का अभिन्न अंग होते हैं। जो आकार होती है, आप कहीं भी घुमाने लेके जाओगे, वहां कोई भी चीज आप दिखाओगे बच्चों को तो उसका आकार जरूर होगा। और इस तरह से भ्रमण से घुमाने से क्या और विषयों को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, वो और विषयों के बारे में भी जान जाएंगे। ठीक है, उनसे जोड़कर उन्हें सिखा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ। टेंथ में कहा गया है षडभुजाकार, यानी कि जिसकी छह भुजाएं, है ना, षडभुजाकार उसे तो कहते हैं जिसकी छह भुजाएं होती हैं। तो इसमें है कि षडभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। षडभुजाकार पिरामिड आप एक तरीके से कह देंगे आपका जो हीरा टाइप का होता है। ठीक है, वो उसे कह सकते हैं, पिरामिड जो बना हुआ होता है, हिस्ट्री में बच्चों ने देखा होगा पिरामिड बनाकर, या आप एफिल टावर का भी एक तरीके से एग्जांपल देख सकते हो उसमें, षडभुजाकार में करके। ठीक है, वैसे उसकी तो चार भुजाएं दे रखी होती तो नहीं, एफिल टावर का नहीं देख सकते, सॉरी। तो इसमें पिरामिड होता है एक, जो हिस्ट्री वगैरह में पिरामिड दिखाती है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ए है, इसके छह फलक होते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, छह आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं, और ये आयताकार से जुड़े हुए होते हैं। देखो आयताकार से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये बात तो फैक्ट है, आयताकार नहीं होता है उसमें, फलक होते हैं इसमें छह, लेकिन आयताकार नहीं होते हैं। फिर भी पढ़ लेते हैं, इसके छह फलक हैं और प्रत्येक फलक षडभुज है। नहीं, प्रत्येक जो फलक है वो षडभुज नहीं होता है। ठीक है, आप दिमाग लगाओ, तीन भुजा होती है उसकी भी, अगर उसमें से जोड़ते हैं तो। सी है, एक बिंदु पर मिलते हुए छह त्रिभुजाकार, वेरी गुड, फलक के साथ इसका षडभुजाकार आधार होता है। हाँ ये बात ठीक लग रही है। देखो एक बिंदु पर मिलते हैं, छह होते हैं, ये त्रिभुजाकार के फलक होते हैं। जब त्रिभुजाकार होता है ना आपका, ऐसे करके देखो, ये होता है त्रिभुजाकार। अगर इसी टाइप के छह मिलेंगे तभी तो पिरामिड बनेगा, तभी तो इसे पिरामिड बोलेंगे, षडभुजाकार तभी तो बोलेंगे उसे। ठीक है, इसे पिरामिड बोलते हैं। इधर भी ये वाला जो फैक्ट दिख रहा है ना, ये आपका यानी कि छह तरीके का होता है, तब इसे जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं। देखो ये बन गया पिरामिड, ये तीन होगा, तीन इसके पीछे होते हैं, तब ये पिरामिड बन जाएगा। तो त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षडभुजाकार का आधार होता है, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही। फिर भी हम अपना फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। देखो ऑप्शन सारे पढ़ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर आंसर तो पहुंच गए हो एकदम से, तो हमें क्या करना, ऑप्शन हमें पढ़ना है, क्योंकि उससे हो सकता है इससे बेहतर भी आंसर दे रखा हो, हमें बेस्ट आंसर पर पहुंचना होता है पैडागोजी में। ठीक है, तो ये दे रखा है, इसके षडभुजाकार फलक होते हैं। हाँ ये बात तो सही है, इसमें षडभुजाकार के फलक होते हैं, नहीं, इसमें त्रिभुजाकार के फलक होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, तीन ही तो भुजा, देखो एक ये एक ये तीन है होते हैं, और छह आयताकार फलक होते हैं। देखो आयत की तो कोई बात ही नहीं हुई है, आयत की तो उसमें कोई बात ही नहीं होती। जिसने पिरामिड देखा होगा आप मतलब इमेजिन करके समझ सकते हैं। तो जिसका राइट आंसर है ना वो आपका सी है। क्या इसमें छह मिलती हुई त्रिभुजाकार के फलक होते हैं, और साथ में क्या होता है, षडभुजाकार का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे ही क्या करना है, आपको सीटेट के एग्जाम में अपने क्वेश्चन तक पहुंचना है, और चारों ऑप्शन ही पढ़ने हैं। मैं क्या कहती हूँ आपसे कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, और जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सो गाइस ये थी आपकी क्लास।
मैथ की पेडागोजी की। इससे पहले भी आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप वो क्लास भी आप देख सकते हैं। मेरे पास मैसेज आया था संस्कृत की पेडागोजी के लिए, तो मैंने संस्कृत की पेडागोजी की भी क्लास आपको डाल दी है। मैं आपको आगे भी पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी कराने वाली हूँ, ठीक है। तो फिर अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे डेली क्लास आपकी 6 बजे होती है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।